हेलो प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @मैथवाला 1993 पे। सबसे पहले हम आपके सामने ये एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 2024 में पूछा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आने वाले एग्जाम्स में बच्चों के लिए हेल्प करे। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। तो ये हम पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये साइंस का पेपर है। तो जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन शुरुआत में दिया होगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से पढ़ लेने हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हमारे सामने देखो, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat from the information given above. It may be concluded that this reason. आपको चार ऑप्शन दिया गया है। इज एंडोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7। सेकंड है इज exothermic, the pH of the solution formed is 7. Is endothermic and pH of the solution formed is 7. Is exothermic and pH of the solution formed is more than 7. सबसे पहले आप देखो, जब भी सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम, तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, होता है CaO। जब भी इसे आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, इसमें वाटर को ऐड करते हो, तो एक लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है और साथ ही साथ आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और यहां से लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है। अब आपको पता होना चाहिए, जब इसमें हीट लिबरेट होगी तो इसका मतलब ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक होता है नेचर में। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें, it is a exothermic reaction and pH of the solution formed is more than 7। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूस ऑफ द tamarind turns blue litmus to red, it is because of the presence of an acid called। अब आपको पता होना चाहिए, टैमरिंड जो है, जूस ऑफ टैमरिंड, इसमें आपको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। जूस ऑफ टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, टार्ट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। अब इसमें पूछ रहा है कि किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन, डाइजेशन ऑफ फूड। अब आप बड़े अच्छे से क्लास 7 में सीबीएसई से पढ़ाया जाता है आपको कि बर्निंग ऑफ कोल जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोल जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके हीट लिबरेट करता है। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे बोला है कि वह कौन सा ऑक्साइड है जो HCl और KOH दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस से भी रिएक्ट करें, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। और इन गिवन ऑप्शन में Al2O3 ही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा KOH। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। आपके सामने चार रिएक्शन दिए गए हैं। कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ, कॉपर सल्फेट का कैल्शियम के साथ, फेरस सल्फेट का कॉपर के साथ, जिंक सल्फेट का मैग्नीशियम के साथ। बच्चों, इसमें से पूछ रहा है द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। किसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन, बच्चों आपको पता होना चाहिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू, एल्युमिनियम लेस रिएक्टिव है कैल्शियम सल्फेट के कंपैरिजन में, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो।
तो इस तरीके से यहाँ कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस देखेंगे हम, कॉपर एंड कैल्शियम। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या करेगा, सल्फेट को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगला है हमारा, आप देखो आयरन के साथ सल्फेट जुड़ा है और कॉपर है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब चौथा केस देखेंगे हम, जिंक सल्फेट के साथ मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा डीबी होगा। तो यहाँ पे हमको दो करेक्ट ऑप्शन दिख गए, बी एंड डी, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा जो वो बी और डी होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बी एंड डी। आप इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉजस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट दिया है ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब भी होमोलोजस सीरीज की बात आती है, तो होमोलोजस सीरीज में होता है कि हर मेंबर जो होता है CH2 यूनिट से डिफर करता है, दैट मीन्स हमारा करेक्ट ये तो ए वाला करेक्ट होगा। अब आगे हम देखेंगे, अगला बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मास। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा, वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। एकदम सही कह रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 16 यूनिट। बच्चों ये गलत है, 16 यूनिट से नहीं डिफर करता है, CH2 है, आपको पता होना चाहिए। तो CH2 आप अगर देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 और H2 दैट मींस 2, यानी 14 यूनिट से डिफर करता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था। C2H2 and C3H4 are not the successive member of alkyne series। बच्चों ये भी गलत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों एल्काइन सीरीज में आते हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ए और बी है, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हम देखेंगे, पहला दिया है राइट आर्टियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों ये तो एकदम गलत है। सेकंड देखेंगे, लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स व्हिच सेंड इट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है। सी बोल रहा है राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी एकदम सही है। डी लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे, सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट ऑकर्स एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो इस क्वेश्चन को देखो आप, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पिट्यूटरी। 10th क्वेश्चन देखेंगे, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथेस इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। अब यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? तो बच्चों आपको मैंने बताया था यहाँ पे बडिंग होगी, बडिंग से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, a cross made between two pea plant produces 50% tall and 50% short pea plant. The gene combination of
पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। तो ऐसे केसेस जब भी आते हैं तो आपको टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डबल स्मॉल टी, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, एकदम करेक्ट है। ह्यूमन आई का आई बॉल जो होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। बच्चों ये भी एकदम करेक्ट है। आइरिस जो होता है एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये क्या करता है, हमारे पुपिल के साइज को एडजस्ट करके रखता है, कंट्रोल्स करता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लाइट रेज एंटर्स द आई ऑकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस, गलत है बच्चों, ये एकदम गलत है। डी वाला देखेंगे, while focusing on the objects at different distances, the distance between the crystalline lens and the retina is adjusted by ciliary muscles, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए एंड बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन 5 रेजिस्टेंसेस का जब आप करोगे तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, यानी 1/5, और 5 बार जब इसको आप ऐड करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ देखो, आप अगर देखोगे तो ये ओम्स लॉ का एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने आई और भी में। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, वर्टिकल एक्सिस पे करंट को दे रखा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज को दे रखा है। तो जिसका स्लोप सबसे कम आएगा, आई अपॉन भी, यहां बड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आई अपॉन भी रेशियो निकल रहा है। अगर आप भी अपॉन आई निकालते उस केस में R1 ज्यादा होता, R2 ज्यादा होता, फिर R3 सबसे कम होता। लेकिन आई अपॉन भी रेशियो दिया है, यानी ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। R3 यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर R2 और फिर R1, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम 16। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट करेंट सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड। सोलेनॉइड के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, बच्चों एकदम गलत है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, ये हमें पता है। अगला है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हाँ इस पे नहीं डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये सोलेनॉइड के करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेडियस ऑफ सोलेनॉइड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, मटेरियल पे भी करती है। इसका मतलब किस पे नहीं करती है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हो और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए का। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। ए सही हो बट आर फॉल्स हो, ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो। तो हम क्वेश्चन इसके लिए देखेंगे बच्चों। कह रहा है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, एकदम सही बोल रहा है। अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटीज होती हैं वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एकदम सही बात है। जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का उनके ओर से किया जाता है तो वो उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से एक्सट्रैक्शन होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये रीजन के कारण हमारा असर्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ 6 सेक्स क्रोमोसोम। रीजन इसका दिया हुआ है सेक्स क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। बच्चों अब बड़े ध्यान से आप देखो तो दोनों असर्शन और रीजन दोनों आपको ट्रू दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एकदम सही है। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट
डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ये भी आपको पता है कि ये भी करेक्ट है, पर इसके रीजन के कारण ही असर्शन हो जाए ये नहीं सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आ जाते हैं हम अब 19 नंबर क्वेश्चन पे। मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। मायोपिया से जो आदमी ग्रसित है वो दूर की वस्तुओं को सही से देख नहीं पाएगा, एकदम सही है। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द आई सर्जन। जिसे मायोपिया हुआ है उसको आई सर्जन जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो बच्चों आपको पता है कि ये नहीं सही है, सॉरी, देखो मायोपिक व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन 5 रेजिस्टेंसेस का जब आप करोगे तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, यानी 1/5, और 5 बार जब इसको आप ऐड करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ देखो, आप अगर देखोगे तो ये ओम्स लॉ का एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने आई और भी में। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है, वर्टिकल एक्सिस पे करंट को दे रखा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज को दे रखा है। तो जिसका स्लोप सबसे कम आएगा आई अपॉन भी, यहां बड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आई अपॉन भी रेशियो निकल रहा है। अगर आप भी अपॉन आई निकालते उस केस में R1 ज्यादा होता, R2 ज्यादा होता, फिर R3 सबसे कम होता। लेकिन आई अपॉन भी रेशियो दिया है यानी ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, R3 यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर R2 और फिर R1, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम 16। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट करेंट सोलोनाइड डज नॉट डिपेंड। सोलेनाइड के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनाइड, बच्चों एकदम गलत है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, ये हमें पता है। अगला है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हाँ इस पे नहीं डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ये सोलेनाइड के करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेडियस ऑफ सोलेनाइड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, मटेरियल पे भी करती है। इसका मतलब किस पे नहीं करती है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हो और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो ए का, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, ए सही हो बट आर फॉल्स हो, ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो। तो हम क्वेश्चन इसके लिए देखेंगे बच्चों। कह रहा है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड, एकदम सही बोल रहा है। अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटीज होती हैं वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। एक्सट्रैक्शन